हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आपके बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का नया चैप्टर, क्लास 11th की केमिस्ट्री का नया चैप्टर, चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो बच्चों नाम है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और उससे पहले कि आप लोग न्यू होंगे सब पढ़ने वाले, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कुछ मेरे ही बच्चे होंगे ट्यूशन के बच्चे, और कुछ क्या बोलते हैं अदर यूट्यूब पे होंगे। तो बच्चों देखो, ऐसा है कि आप अगर 10th से आ रहे हो और 11th में अब मतलब आ चुके हो और आपने साइंस ली है, तो साइंस लेने के भी कुछ रूल्स होते हैं बच्चों, कुछ रूल्स होते हैं। और मैं आपको ये समझा देता हूं कि अगर आपने साइंस ले ली है तो साइंस में 11th का जो कोर्स है वो कुछ अलग ही हो जाता है और 10th का जो कोर्स है वो कुछ अलग ही रहता है, ठीक है। वो बिल्कुल वैसी कहानी है जैसे आप क्या बोलते हैं समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल दो। तो वो जो एक बाल्टी है वो तो था क्लास 10th का सिलेबस साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिलाकर अगर मैं बोलूं तो। और वो पूरा जो समुंदर है वो 11th है। हाँ, 11th में आपको पढ़ने में बहुत मजे आएंगे केमिस्ट्री फिजिक्स। और मैं पक्का ये दावे से कह सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपको 11th की जो केमिस्ट्री और 12th की जो केमिस्ट्री है उसमें ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल टक्कर की है, बिल्कुल टक्कर की। जैसे 11th की केमिस्ट्री है वैसे ही लगभग 12th की भी केमिस्ट्री है, दोनों एक दूसरे के लेवल बना के चलती हैं। तो यहाँ से बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएगी और पढ़ना बहुत है। तो पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ना ही है और याद कर लेना है, नोट्स बना लेना है। नोट्स बच्चों बना के कोई फायदा नहीं है, याद रखे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब आप मैच्योर हो चुके हो, अब आप बड़े हो चुके हो और अब आपको चीजों को एनालाइज करना है, ध्यान रखना है। साइंस वही आपको सिखाती है कि चीजों को एनालाइज कैसे रखें, चीजों को ध्यान कैसे रखें, और वही मैं आपको पूरे साल भर सिखाऊंगा, ठीक है। एंड दिस इज द वीडियो नंबर 1, ये वीडियो नंबर 1 है और रेगुलर अब डलती रहेगी वीडियो। और आप लोग नोट्स बनाते रहना और कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। तो सवाल जो है वो बहुत ही सिंपल है और मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा यहाँ पर। वैसे कोई जल्दी से ये टॉपिक बेसिक से स्टार्ट करता नहीं है, सीधा आगे से सॉल्यूशन से स्टार्ट करा देता है, लेकिन वहां पे ना जाकर मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। मेरा जो पहला सवाल होने वाला है केमिस्ट्री के 11th के बच्चों के लिए जो आप लोग आ चुके हो, ठीक है, क्या होने वाला है, वो होने वाला है व्हाट इज केमिस्ट्री, ठीक है। तो आप तो बोलोगे भैया ये तो चैप्टर, ये तो पूरी बुक हो गई। नहीं बच्चे, ये पूरी बुक नहीं है असल में, ये केमिस्ट्री पूरी बुक थोड़ी ना है, बुक तो साइंस है। अब उस साइंस में उस पिटारे में 3 चीजें रहती हैं। तो वो जो पहली चीज होती है वो होती है केमिस्ट्री, जैसा कि हम पढ़ ही रहे हैं। दूसरी चीज फिजिक्स, वो भी पढ़ाना शुरू करेंगे आपको। तीसरी चीज होती है बायो। तो जो बायो लेगा वो मुझे बता देना, तो बायो की वीडियोस अपलोड होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री का टीचर हूँ बच्चों, बायो का नहीं हूं, क्योंकि मैंने 11th में बायो नहीं ली थी, ठीक है। सिर्फ मैंने PCM ली थी और उससे पे हमने काम कराया फिर। तो मेरा जो पहला सवाल है आपसे वो है व्हाट इज केमिस्ट्री, क्या होती है जी केमिस्ट्री। भाई कभी ना कभी तो ये सवाल आना ही था, कभी ना कभी तो आना ही था। चाहे 7 से पढ़ते आ रहे हो साइंस ठीक तरीके से, वैसे पढ़ते तो बचपन से ही आ रहे हो, लेकिन 7 से मेन स्टार्टिंग हो जाती है ठीक तरीके से जब 7 से पढ़ते आते हो। तो कभी ना कभी किसी ना किसी ने तो सवाल पूछा होगा कि साइंस क्या होती है। तो आपने बोला होगा साइंस सर ये होती है कि जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होती है उसे साइंस बोलते हैं, ठीक है। जो भी आपने एक्सपेरिमेंट करा उसको ऑब्जर्व करा और ऑब्जर्व करके एक लॉ बना दिया, उसको साइंस बोला जाता है। अब साइंस को भी ना बांट दिया 3 तरीकों में 11th के तौर पे, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो में। तो यार ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या बनेगी, फिजिक्स की डेफिनेशन क्या बनेगी, बायो की डेफिनेशन क्या बनेगी। तो फिजिक्स की फिजिक्स में बताऊंगा डेफिनेशन, बायो के बायो वाले सर बताएंगे डेफिनेशन। अभी अपन का ये काम है कि हम आपको ये वाली डेफिनेशन बताते हैं केमिस्ट्री की, ठीक है। तो देखो बच्चों, सिलेबस बढ़िया है, पूरे साल तक चलेगा और चीज़ों को डिस्कस करेंगे, हम एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। और जो भी डाउट होता है वो आप मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और अब बच्चों देखो, ऐसा है कि किसी भी चीज को डिफाइन करना, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, किसी भी चीज को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल होता है यार, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि रवि सर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है। तो मैं पढ़ाने के अलावा भी बहुत सारे काम करता हूं,
मैं पढ़ाने के अलावा बहुत सारे काम करता हूं, लेकिन आपको सिर्फ मेरी एक खासियत पता है कि मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, मैं पढ़ाता हूं और मुझे आपकी खासियत पता है कि आप पढ़ते हो। आप मैंने अपने दिमाग में बिठा रखा है कि आप आगे जाके कुछ करोगे, और आपने कुछ अलग ही बिठा रखा है। हो सकता है आपके अंदर कुछ अलग टैलेंट हो। तो किसी भी इंसान को डिफाइन करना मुश्किल है। ठीक है, जब तक उससे जाके बात नहीं करोगे, जब तक उससे चेक नहीं करोगे कि वो कैसा है बातचीत में, आपको कैसे पता चलेगा वो कैसा है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही केमिस्ट्री है बच्चों। केमिस्ट्री को या किसी भी सब्जेक्ट को डिफाइन करना इम्पॉसिबल है। किसी भी सब्जेक्ट को पूरा डिफाइन करना, पूरा यूनिवर्सल डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। तो यूनिवर्सल तो डिफाइन कर नहीं सकते, तो कुछ शब्दों में हम बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री को क्या कहते हैं, कुछ ही शब्दों में। लेकिन वो शब्द जो है वो मैंने यहाँ पे सामने लिखे हैं टाइम बचाने के लिए। ये 4 शब्द हैं और ये 4 शब्द में लगभग कुछ थोड़ा बहुत कवर हो जाता है, लेकिन इतना कवर नहीं होता है। ठीक है, तभी आप आगे जाके जब चैप्टर पढ़ोगे तो चैप्टर की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा सबसे पहले मैं आपको। हर एक चैप्टर की डेफिनेशन आपको पढ़नी पड़ेगी, हर एक टॉपिक की आपको डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सारी डेफिनेशन यहां तो इंक्लूड होगी नहीं। तो इसलिए केमिस्ट्री को डिफाइन करना बच्चों मुश्किल है। ठीक है, पूरा डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ शब्दों में डिफाइन करना है तो वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में आपको ये बोलना है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ब्रांच है। ठीक है, विच डील विद द स्टडी ऑफ, जो कि किसकी स्टडी करवाती है हमको, विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब मिला देना। खाना बनाते हो तो खाना बनाने पे सब्जी वब्जी काटते हो, हल्दी मिर्चा पता नहीं क्या क्या मिला देते हो, तो मिलावट को क्या बोलते हैं, कंपोजिशन बोलते हैं। मिलावट को क्या बोलते हैं, कंपोजिशन। बिल्कुल सही। ठीक है, विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन। स्ट्रक्चर, उसका कुछ स्ट्रक्चर होगा। प्रॉपर्टीज, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी। लेकिन किसकी प्रॉपर्टी, मैं उसकी तो बोल रहा हूं, पर किसकी प्रॉपर्टी। कुछ कंपोजिशन होगा, मिल जाएगा, कुछ मिलके स्ट्रक्चर बन जाएगा, और स्ट्रक्चर बनने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज हो जाएगी। भाई किसकी हो जाएगी, क्या पढ़ रखा है हमने। तो बच्चों हमने क्लास नंबर 7 से पढ़ रखा है कि पूरी दुनिया में जो भी चीज स्पेस ऑक्यूपाई करती है, कोई भी दुनिया में पूरी चीज जो स्पेस क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है, और जिसका कुछ मास होता है उसे क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी बोलो क्या बोलते हैं। बिल्कुल सही आपने बोला है, मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मैटर। और यहाँ पे ये तीनों चीजें किसमें इंक्लूड हो जाएगी, ये तीनों चीजें किसमें इंक्लूड हो जाएगी, ये तीनों चीजें मैटर में इंक्लूड हो जाएगी। किसमें इंक्लूड हो जाएगी, मैटर में। एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस। तो आपको ये डेफिनेशन आई समझ में, बिल्कुल सिंपल है। देखो मैंने ये बोला आपको, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द कंपोजिशन, कॉमा स्ट्रक्चर, कॉमा प्रॉपर्टीज। भाई किसकी प्रॉपर्टीज, ऑफ मैटर। किसकी प्रॉपर्टीज, मैटर की प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टीज, मैटर की प्रॉपर्टीज। एंड द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ रिएक्शंस टेक प्लेस इन अ यूनिवर्स। आप लोगों ने क्लास 10th में बच्चों रिएक्शंस भी पढ़ी होगी। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन एक बताया तो आपको अभी भी याद होगी, भूले तो नहीं होंगे। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन से गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो आप लिखते हो मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखते हो, तो उसको सिंबल में नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हो सिंबल में। तो केमिस्ट्री में जो भी आप रिएक्शंस लिखोगे बच्चों, उसको सिंबल में लिखना शुरू करोगे। किस में लिखना शुरू करोगे, सिंबल में लिखना शुरू करोगे। तो ये कुछ ही शब्दों में हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन को समझ सकते थे, बना सकते थे। तो वही बनाने की बच्चों कोशिश करिए। ठीक है, तो आप लोग लिख लेना। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, क्या लिखनी है आपको। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द कंपोजिशन, कॉमा स्ट्रक्चर, कॉमा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर and symbolic representation of number of reactions take place in a universe। तो ये तो हो गई बच्चों केमिस्ट्री की बात कि चलो केमिस्ट्री को हमने डिफाइन कर दिया। ऐसी फिजिक्स को भी करेंगे, ऐसे बायो को भी करेंगे। लेकिन यार बेसिक नीड क्या है केमिस्ट्री की, क्या इंपॉर्टेंस रखती है केमिस्ट्री हमारे लिए। तो बच्चों ये फालतू के क्वेश्चन तो देखो पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन डिटेल में पढ़ने की बात अगर हो रही है तो बेसिक नीड तो केमिस्ट्री की मालूम होनी चाहिए, और जहां से क्वेश्चन बन के आता है वो तो मालूम होना चाहिए। ठीक है,
तो क्वेश्चन क्या बन के आता है, क्वेश्चन ये बन के आता है ऐसी कौन सी दवाई है, दवाइयों के नाम आ जाते हैं बच्चों। तो मैंने कुछ दवाइयां लिखी है जिसमें से एक दवाई का नाम पेपर में पूछ लेते हैं, तो पांचों में से कोई एक दवाई का नाम पेपर में आ जाता है 1 मार्क्स में। तो चलो पहले नंबर पे जो दवाई लिखी है उसको पढ़ते हैं। पहले नंबर पे जो दवाई लिखी है उसे बोला है एंटीपायरेटिक्स। क्या बोला है? एंटीपायरेटिक्स। तो बच्चों जो एंटीपायरेटिक्स होते हैं वो फीवर में काम आती है। जैसे आपका फीवर कंट्रोल नहीं होता है, आप ज्यादा गर्म हो जाते हो, तो आपकी बॉडी को थोड़ा टेम्परेचर लोअर करने के लिए आपको एंटीपायरेटिक्स खानी पड़ती है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि एंटीपायरेटिक्स का क्या काम होता है, तो आप बोल देना कि फीवर को कम करने का काम करता है, बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है। दूसरी जो दवाई है वो है एनाल्जेसिस। तो बच्चों एनाल्जेसिस जो है वो हमारी काम आती है पेन को कम करने के लिए। आपके टांग में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, या किसी भी बॉडी पेन हो रहा है आपको, तो उसके लिए आपको एनाल्जेसिस दी जाती है ताकि आपका जो दर्द है वो कम हो जाए। ठीक है, ताकि आपका दर्द जो है वो कम हो जाए। आते हैं बच्चों तीसरे नंबर वाले पर। तो तीसरे नंबर पे जो है वो है ट्रांसक्यूलाइजर, मेरी फेवरेट। ठीक है, और पेपर में हमेशा बहुत ज्यादा आती है। अब मेरी फेवरेट का मतलब ये नहीं कि मैं खाता हूं, ठीक है, मैं नहीं खाता ये वाली, बस ये मुझे बताने में बड़े मजा आता है। तो ट्रांसक्यूलाइजर बच्चों वो दवाई होती है और ऐसे ट्रीटमेंट होता है। किसका ट्रीटमेंट करते हैं बच्चों? स्ट्रेस का ट्रीटमेंट करते हैं और मेंटल डिजीज का। जो ज्यादा सोचता है, डिप्रेशन में रहता है और उसके दिमाग में हमेशा स्ट्रेस रहता है, भारीपन रहता है, तो उसको ट्रांसक्यूलाइजर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ट्रांसक्यूलाइजर दिया जाता है। तो काफी बार क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है ये वाला। ठीक है, तो इसको मत भूलना। ठीक है, अच्छा आ जाते हैं आगे। कुछ बच्चों और भी ड्रग्स होती हैं, जैसे आपकी होती है सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल। एक होती है सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल। तो बच्चों जो सिस्प्लेटिन और टेक्सोल होते हैं दोनों दवाई का नाम है। तो ये क्या करती हैं बच्चों? ये आपकी कैंसर ट्रीटमेंट करने का काम करती है। किसका काम करती है? कैंसर ट्रीटमेंट, फॉर कैंसर थेरेपी, फॉर कैंसर थेरेपी करने का काम करती है बच्चों ये। ठीक है, कैंसर की थेरेपी होती है इससे। और एक और होती है बच्चों, उसकी फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो उसका शॉर्ट फॉर्म ये है AZT। AZT, तो AZT की फुल फॉर्म है, AZT की फुल फॉर्म है एजाइडोथायमिडाइन। थाइमिडीन, एजाइडोथाइमिडीन। तो एजाइडोथाइमिडीन जो है बच्चों वो एड्स विक्टिम के लिए यूज होती है। किसके लिए यूज होती है? एड्स के लिए यूज होती है। ठीक है, जिनको भी एड्स विड्स की बीमारी होती है तो उनके लिए AZT दिया जाता है। क्या दिया जाता है? AZT दिया जाता है। तो बच्चों ये कुछ बेसिक नीड है, कुछ दवाइयों के नाम है जो आपको मालूम होने चाहिए। और केमिस्ट्री का मतलब आप समझ चुके होंगे कि केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। तो जहां तक भी मैंने आपको सिखाया कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, ये सब बताया। ये किसकी प्रॉपर्टी बताई? मैटर की। तो केमिस्ट्री की शुरुआत जो है बच्चों वो मैटर से ही होती है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यार कि एटम और मॉलिक्यूल को पूरा पढ़ने के लिए हमें पूरी केमिस्ट्री को अच्छे से समझना पड़ता है। तो एटम मॉलिक्यूल पढ़ने के लिए पहले मैटर को समझना पड़ेगा, मैटर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो पढ़ना पड़ेगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग इस हिस्से को कर लीजिए नोट, या तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे जो है व्हाट इज मैटर। ठीक है, तो इसको नोट करो, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आते हैं मैटर पे। मुझे उम्मीद है कि आप केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो सवाल आना ही था वही, और आपको याद होना चाहिए अब कि भूलना मत अब केमिस्ट्री किसे कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल डिस्कस करने वाली बात है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रटने वटने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने खुद नहीं रटाया तो आपको क्या रटाऊंगा, है ना। तो इसलिए आप शुरू करते हैं मैटर। ठीक है, मैटर को शुरू करते हैं। तो मैटर क्या होता है बच्चों? 9th क्लास से सुनते हुए आ रहे हो, एनीथिंग डेट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, जिसका कुछ मास होता है और वो जगह को घेर ले उसे मैटर बोलते हैं। अभी आप भी मोबाइल में मेरी वीडियो देख रहे हो, बैठ के देख रहे हो, ठीक है, तो जिस जगह पे आप बैठे हो उस जगह को आपने घेर लिया है ना। अब आपकी जगह पे और कोई दूसरा नहीं बैठ सकता जब तक आप बैठे हो वहां पर। आपके हाथ में मोबाइल है तो आपके हाथ में जितना भी मोबाइल कवर हो रखा है उतने हिस्से में और कोई दूसरी चीज नहीं आ सकती है, तो वो आपका मैटर हो गया बच्चों। ये सब मैटर है आपका। ठीक है, मेरे सामने क्लास है पर अभी वो खाली है,
लेकिन फील करो कि आप लोग बैठे हो, अगल बगल में बैठे हुए हो और भर रखे है सारी क्लास, मजेदार एकदम। वो दिन ही क्या दिन थे मजेदार वाले, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो जगह घेर सके और जिसका कुछ मास हो उसे क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। बिल्कुल सही है, मैटर बोलते हैं। लेकिन बच्चों अब क्लास 11th में आ चुके हो तो मैटर की एक और डेफिनेशन सुनो, तो वो हर चीज मैटर होती है जो दिखाई देती है और जो दिखाई नहीं भी देती है, जो दिखाई देती है और जो दिखाई नहीं भी देती है, ठीक है। क्योंकि आपको हवा नहीं दिखाई देती है, महसूस होती है, ठीक है। तो हवा भी तो मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस मैटर में ही तो आता है। तो सॉलिड तो देखो बच्चे आपको दिखेगा, लिक्विड भी आपको दिखेगा, लेकिन गैस आपको नहीं दिखेगी, बट यू फील इट, गैस आप फील कर सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि एनीथिंग वो सब मैटर हो सकता है जो कि हमें दिखता है और जो कि हमें नहीं भी दिखता है, तो यहां पे हमारी मैटर की दूसरी डेफिनेशन भी यहां पे तैयार हो चुकी है बच्चों। मैटर इज एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, विच कैन सी और नॉट सी, जो कि दिख भी सकता है और जो कि नहीं भी दिख सकता है। अब इसका बेसिक अगर क्लासिफिकेशन करें बच्चों तो ये दो चीजों में क्लासिफिकेशन इसका हम करेंगे। पहला होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में मैं इसको दो पार्ट में तोड़ूंगा और पढ़ाऊंगा आपको। तो पहला जो पार्ट है वो है फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा जो पार्ट है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम बच्चों दो मेजर पॉइंट पढ़ेंगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। लेकिन अभी आपको समझा दिया और इस बात से बिल्कुल नहीं भटकने वाले, क्योंकि भैया हम नहीं भटकते हैं बातों से और आपको भी नहीं भटकना है। अब कहीं पर अगर मैं मिस हो जाऊं तो आप मुझे याद दिलाना कि सर आपने हेडिंग का मतलब नहीं समझाया, तो हेडिंग का मतलब भी हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो आते हैं पहले हेडिंग के मतलब पे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि डेफिनेशन कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में और केमिकल क्लासिफिकेशन में, तो बच्चों फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल, तो फिजिकल अपने नाम से फिजिकल बता रहा है, केमिकल अपने नाम से केमिकल बता रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि आप किसी इंसान के पास अगर जाते हो तो आप उसको देख के खुश हो गए कि वाह कितना बढ़िया इंसान है यार, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, सूट बूट पहना है, बहुत बढ़िया दिख रहा है, मजे आ रहे हैं उसको देखने में, ठीक है। या कोई बंदी आपको दिख गई है, ठीक है, और उसको आप देख रहे हो, या कोई बंदा आपको दिख गया है, ठीक है। कहीं वॉर हो जाए यहाँ पे, हाँ हमारे बारे में तो बोल दिया, लड़कों के बारे में नहीं बोलते हो, तो क्या बोलते हैं, दोनों तरफ बोला है मैंने, 50-50%। तो आपको कोई दिख गया, फिजिकली आपने देख लिया उसे कि हाँ बढ़िया है या बेकार है, ऐसे तो हो सकता है वो बढ़िया हो पर वो अंदर से खराब हो, वो अंदर से फायदा उठाना चाहता हो, ठीक है, वो अंदर से सबका फायदा उठाता हो, पैसे लूट के भाग जाए आपके, ठीक है। तो वो तो हमें नहीं पता ना, हमने तो बस देखा और ऐसा बता दिया कि हाँ जी वो बढ़िया दिख रहा है। ऐसे ही आप मुझे देख रहे होंगे कि सर बढ़िया दिख रहे हैं चश्मे में, गॉगल्स, अंदर का पता नहीं कि अंदर नेचर कैसा है, ठीक है, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। तो जब अंदर की बात होती है, बिल्कुल हार्ट की बात जब होती है तो चेक करना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, लगातार 2-3 दिन बात करनी पड़ती है। उसके बाद उसको बोलने दो कि उसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, तो हमें पता चलेगा कि क्या क्या है उसके अंदर, ठीक है। वो बातचीत से पता चलेगा, वो बात करने से पता चलेगा, वो ऐसे देखने से पता नहीं चलेगा, वो फिजिकली ऐसे देखने से पता नहीं चलेगा, जैसे फिजिकल क्लासिफिकेशन में होता है, वो तो देखने में पता चलेगा कि अंदर है क्या, उसके बुरा है कि अच्छा है। तो उसे बोलते हैं जी केमिकल क्लासिफिकेशन, अंदर के नेचर को देखने को बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। और बाहर से आपने फिजिकली देख लिया तो फिजिकल क्लासिफिकेशन।
ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप फिजिकल और केमिकल में अब तो नहीं अटकोगे, ठीक है, अब तो नहीं अटकना पड़ेगा आपको। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये ग्रीन मार्कर है बच्चों, तो आपने ये देखा है तो आप बोलोगे सर आपने फिजिकल क्लासिफिकेशन कर दिया ग्रीन मार्कर का, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूंगा इसके अंदर ग्रीन इंक डालनी पड़ती है, इसके अंदर स्पंज होता है, फिर ये चलता है, तो मैं इसके अंदर की बातचीत कर रहा हूं अभी, तो मैं इसके अंदर की बातचीत कर रहा हूं, तो ये केमिकल में आ गया बच्चों, ये केमिकल में आ गया। तो ऐसे करना है जी हमको चीजों को। तो डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है नहीं ज्यादा, बस ये है कि आपको मालूम होना चाहिए था कि फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों सबसे पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन के टाइप्स पर, जो कि आप क्लास नंबर 8 से शुरू कर देते हो, है ना। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के बच्चों अगर टाइप्स की बात करें तो उसमें आता है सॉलिड, दूसरा आता है लिक्विड और तीसरा आता है गैस, ठीक है। ये आता है सॉलिड, ये आता है लिक्विड और ये आता है गैस, ठीक है। और आप लोगों ने इसके बारे में भी बहुत बार पढ़ चुके हो कि सॉलिड क्या होता है, जिसकी डेफिनेट शेप होती है एंड वॉल्यूम होता है, जिसकी डेफिनेट शेप होती है और वॉल्यूम होते हैं उसे सॉलिड बोलते हैं। जिसकी डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट नो शेप उसे बोलते हैं जी लिक्विड। और जिसकी डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ना तो जिसका शेप होता है ना तो जिसकी वॉल्यूम होती है उसको क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। और बाकी कौन कंप्रेसिबल है कौन कंप्रेसिबल नहीं है ये सब 9th क्लास में पढ़ चुके हैं बच्चों, तो ज्यादा इस पर गौर नहीं करना है आपको, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज्यादा बड़ी है क्लास 11th की, इसलिए हमें इन सारे टॉपिक्स को एक बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, ताकि थॉरली हमें रिवाइज हो जाए। लेकिन ज्यादा डिटेल में अब इसको नहीं करना है, क्योंकि हमने ये 9th 10th में कर रखा है, ठीक है। तो सॉलिड लिक्विड गैस हमने बहुत बार 9th 10th में कर रखा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके टॉपिक के आगे और पढ़ते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन में बच्चों। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हम यहाँ पे टॉपिक नंबर पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मिक्सचर्स पढ़ेंगे, और दूसरा पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस। क्या पढ़ेंगे, प्योर सब्सटेंस, या प्योर एलिमेंट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्योर सब्सटेंस बोल लो या तो प्योर एलिमेंट बोल लो। तो ये दो चीजें बच्चों हम पढ़ेंगे, ये दो चीजें हम बच्चों पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी के अंदर हम थोड़ा कंपाउंड भी पढ़ेंगे, इसी के अंदर कंपाउंड भी पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये इतना हिस्सा आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और अपना प्रोसीड करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन पे। तो इतना जल्दी नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो पर जल्दी करो यार, ठीक है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, चलो फटाफट। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं मिक्सचर्स। तो देखो ऐसा है कि केमिकल क्लासिफिकेशन चल रहा है, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस उसमें आते हैं, दो टाइप होते हैं। और सबसे पहले मैं आपको मिक्सचर पढ़ा रहा हूं बच्चों। तो देखो मिक्सचर में ऐसा क्या होता है, और कंपाउंड वो सेकंड वीडियो में पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा टॉपिक है, और मिक्सचर और कंपाउंड को मैं वो भी कर दूंगा, डिफरेंस भी कर दूंगा वहां पर। और चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ क्लास 50 या 55 मिनट्स की हो, क्योंकि आप लोगों का भी नेट लगता है, ठीक है, और आप लोगों की भी बैटरी लगती है, तो क्या बोलते हैं, और चीजें बहुत हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं वीडियो देखने के, है ना। कभी किसी ने परेशान कर दिया, कभी किसी ने परेशान कर दिया, तो इसलिए थोड़ी छोटी 50-55 मिनट्स इतना काफी है, ठीक है। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं बच्चों, जब आप चाय बना रहे हो, तो चाय बनाते हो ना, तो चाय बनाने पे क्या करते हो, पानी ज्यादा डालते हो, अगर किसी मतलब ज्यादा पर्सन्स के लिए कर रहे हो तो पानी ज्यादा डालते हो, चीनी डालते हो, पत्ती डालते हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि चीनी का पूरा डब्बा डाल देते हो, गिन के ही तो डालते होंगे। तो वहां पे एक समानता नहीं है बच्चों, एक समानता। पानी के भी पार्टिकल कुछ अलग ही लेवल के हैं, कुछ ज्यादा ही है। जो शुगर है उसके पार्टिकल भी कम ज्यादा ही हैं, और जो पत्ती है आपकी उसके भी कुछ अलग ही पार्टिकल्स है, ठीक है। मतलब कम ज्यादा है, इक्वालिटी में तो नहीं है ना, ये तो आप भी मानते हो, इक्वालिटी में तो नहीं है, ठीक है। जितने पानी के पार्टिकल हैं उतने चीनी के पार्टिकल तो नहीं है, और जितने चीनी के पार्टिकल उतने आपके पत्ती के पार्टिकल तो नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पार्टिकल्स हैं तो, लेकिन अमाउंट अलग अलग है, और पार्टिकल भी तो अलग ही है। चीनी के पार्टिकल अलग है, चीनी का फॉर्मूला C12H22O11, ठीक है। पानी के पार्टिकल कुछ अलग है, पानी H2O। चाय पत्ती जो टाटा टी होती है, ठीक है, और क्या बोलूं मैं,
तो ये सारी की सारी 4-5 चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती है बच्चों। तो मिक्सचर्स आपने क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो क्या होता है मिक्सचर्स? मिक्सचर आपका वो मिक्सचर होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट पार्टिकल्स आपस में होते हैं। मिक्सचर्स क्या होता है? विच मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल, जो कि 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल से बनते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। जैसे आप अपने घर में सब्जी बनाते हो बच्चों, तो वो तो मिक्सचर ही है। जैसे क्या बोलते हैं, मैंने कल रात को क्या बनाया था, मैंने तो नहीं, मम्मी ने बनाया था, गोभी। हाँ, तो क्या बोलते हैं? गोभी, उसमें आलू, उसमें हल्दी, जो भी डलता है, ठीक है। तो बताओ वो क्या है? वो जब बन गई वो सब्जी है, लेकिन केमिस्ट्री के लैंग्वेज में उसे क्या बोलोगे? वो सब्जी तो है पर वो मिक्सचर है। उसमें आलू भी अलग पार्टिकल है, आपका मिर्ची भी अलग पार्टिकल है, हल्दी भी अलग पार्टिकल है, नमक भी अलग पार्टिकल है, पानी भी अलग पार्टिकल है, और गोभी तो गोभी है। तो समझ आ रहा है ना आपको कि मिक्सचर्स क्या होता है? तो मिक्सचर्स का मतलब वो होता है, मिक्सचर आर मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल, 2 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल। और बच्चों ये आपके 2 टाइप का होता है, और बहुत ही फेमस पढ़ा रहा हूं आपको ये चीज। आप बोलोगे क्या है ये तो कुछ भी नहीं है ना? तो मिक्सचर्स आपके 2 टाइप के होते हैं बच्चों, 2 टाइप के। पहला जो टाइप होता है वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर। पहला जो टाइप होता है वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और दूसरा टाइप आप लोग बता दो, ठीक है, मन में भी आ गया होगा आपके, है ना? ये बहुत ज्यादा फटाफट वाली चीजें हैं, इसे बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। कोई हेटेरोजीनियस बोलता है तो ठीक है, पर उसका सही प्रोनाउंसिएशन हेटेरोजीनियस मिक्सचर ही होता है। तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर, तो 2 तरह के मिक्सचर होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो नाम से शुरुआत करते हैं बच्चों, नाम से, ठीक है। अपना काम है नाम से शुरुआत करना। तो होमो का मतलब होता है बच्चों सेम। होमो का मतलब क्या होता है? सेम, ठीक है, सेम। और अगर हेट्रो की बात करी जाए, हेट्रो की, हेट्रो में होता है अलग अलग। हेट्रो में होता है अलग अलग। तो होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग। तो कहने का मतलब क्या है जी? क्या कहना चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि अगर आपके पास एक पानी का कंटेनर है, उसके अंदर पानी है, और पानी का फॉर्मूला H2O आप लोग जानते हो, H2O आप लोग जानते हो। तो अब आप मुझे बताओ पानी के पार्टिकल्स कहां कहां मिलने वाले हैं? कहां कहां मिलने वाले हैं बताओ? यहां मिलेंगे जी सर, मिल जाएंगे, यहां मिल जाएंगे, यहां पे भी मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। तो पानी के पार्टिकल हर जगह पे क्या होने वाले हैं? सेम कि अलग अलग? आप लोग बताओ, पानी के पार्टिकल हर जगह कहां होने वाले हैं? सेम, हर जगह सेम होने वाले हैं कि डिफरेंट होने वाले हैं? पानी के कंटेनर में मैंने पानी डाल दिया, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, पानी के जो पार्टिकल्स होंगे वो हर जगह पे सेम होंगे? H2O जो होगा वो सेम होगा कि अलग अलग होगा? तो आपका जवाब होगा भैया सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं जी होमोजीनियस मिक्सचर। इसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें पार्टिकल सेम थ्रू आउट होते हैं। जिसमें पार्टिकल क्या होते हैं? सेम थ्रू आउट। हर जगह पे आपको पार्टिकल सेम मिलने वाले हैं, हर जगह पे आपको पार्टिकल क्या मिलने वाला है? सेम, ठीक है। ये तो हो गया पानी का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं दोबारा से पानी ले लेता हूँ H2O, लेकिन बच्चों अब H2O में मैं ऐड कर देता हूँ थोड़ा सा नमक, और नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। और NaCl को सॉल्ट भी बोलते हैं, NaCl को सॉल्ट भी बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं वो टेक्निकल लैंग्वेज में, ठीक है। सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, या तो इसे टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, या तो इसे क्या बोलते हैं? टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट भी बोलते हैं। तो ये सारे के सारे बच्चों NaCl के क्या होते हैं? नाम होता है। तो अगर मैं NaCl यहाँ पे डालूंगा तो यहाँ पे नमक के पार्टिकल, यहाँ पे नमक के पार्टिकल, हर जगह पे नमक के पार्टिकल यहाँ पे होंगे, ठीक है। मानते हो कि नहीं मानते हो? हर जगह पे नमक के पार्टिकल होंगे। तो पानी के अंदर जब अब ये नमक के पार्टिकल हैं बच्चों, अब मैं पानी को पीता हूं और आपको भी पिलाता हूं, ठीक है। आप भी पियोगे भाई, है ना? अकेला अकेला पीता रहूंगा, कोई कंपनी नहीं देगा क्या? तो ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में, इस गिलास में मैंने भी पिया, आपने भी पिया, ठीक है, जो मिलाया था। तो बताओ पहले सिप में और दूसरे सिप में कोई अलग टेस्ट लगा आपको? पहले सिप में जितना खारा लगा होगा आपको, दूसरे सिप में भी क्या उतना खारा लगा होगा कि उससे ज्यादा कि उससे कम? बताओ, सोच के बताओ। क्या जब आपने पानी पिया होगा तो पहले आपको खारा लगा होगा
ज़्यादा, उसके बाद कम लगा होगा कि उससे ज़्यादा लगा होगा कि सेम लगा होगा, तो आपका जवाब होगा सेम लगा होगा। जितना नमक मिला दिया उतना मिल गया ना। अब हर जगह पे जब आप सिप लेते रहोगे तो आपको उतना ही नमक की अमाउंट मिलेगी। और कोई बच्चा ये ना बोले, क्योंकि हर साल देखो एक्सपीरियंस इसे ही बोलता है, कोई बच्चा ये बोल देता है भैया अगर हमने डाल दिया, घोल दिया, वो तो थोड़ा नीचे भी बैठ जाता है, तो लास्ट के सिप में तो ज़्यादा लगेगा। तो बच्चे मैं क्या बात कर रहा हूँ, आपने इतना अमाउंट लिया है और अच्छे से घोल दिया है, बैठने की गुंजाइश ही खत्म हो गई है, ठीक है, तो आपके क्वेश्चन करने की गुंजाइश ही खत्म हो गई है। तो पूरा मिक्स है, टोटली मिक्स है, एक पार्टिकल भी नीचे नहीं बैठेगा। तो ये भी किस में कहलाएगा बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर में। किस में कहलाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर में, ठीक है। तो व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर, तो अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस। उस मिक्सचर को हम होमोजीनियस बोलेंगे इफ इट हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब पार्टिकल यहाँ पे भी सेम होगा, पार्टिकल यहाँ पे भी सेम होगा, पार्टिकल यहाँ पे भी सेम होगा, पार्टिकल यहाँ पे भी सेम होगा। हर जगह पे पार्टिकल क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। हर जगह पे पार्टिकल क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे पार्टिकल सेम, यहाँ पे पार्टिकल नमक का सेम, हर जगह पे नमक के पार्टिकल आपको सेम अमाउंट में मिलने वाले हैं। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट होने वाला है। क्या होने वाला है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, mixture is said to be homogeneous. A mixture is said to be homogeneous if it composition यानी कि जो भी आपने मिलाया है, जो भी आपने ऐड करा है, if it composition is यूनिफॉर्म। या तो ऐसे लिख लो, या तो ऐसे लिखो इसे, इफ इट हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इफ इट हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। तो ये हो गई बच्चों इसकी डेफिनेशन। अब आते हैं आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर पर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में देखो बच्चों बहुत ही सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर मेरे पास, मैं यहाँ पे पानी ले लेता हूँ बच्चों, यहाँ पे मैं H2O ले लेता हूँ और H2O में मिलाता हूँ मैं सांड, ठीक है। यू नो डेट सांड मतलब सैंड, ठीक है। तो कभी कभी मैं बोल देता हूँ उसे, आदत डाल लो। तो दिस इज द सैंड, मिट्टी है मेरे पास। तो मिट्टी और पानी को जब मैं आपस में मिलाऊंगा तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए तो मिट्टी पूरी पानी में रहेगी, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, नीचे बैठ जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ मिट्टी के पार्टिकल होंगे, यहाँ पे कुछ मिट्टी के पार्टिकल होंगे, और यहाँ पे मट्टी ही मट्टी होगी आपकी, ठीक है। यहाँ पे मट्टी होगी, ये ऐसे। यहाँ पे भी कुछ मट्टी के पार्टिकल लो, ये ले लो। तो आप बताओ मट्टी के पार्टिकल हर जगह पे सेम है कि अलग अलग है, सेम के अलग अलग। पानी के अंदर मट्टी के पार्टिकल सेम के अलग अलग। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अलग, और सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे, नीचे मिलेंगे। तो यहाँ पर बोलते हैं इसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। एक और एग्जांपल ले सकते हो आप, H2O का और टी लीव्स का, ठीक है, चाय की पत्ती का। तो चाय की पत्ती को पानी में डालोगे तो चाय की पत्ती थोड़ी बहुत पानी के ऊपर रहेगी और बाकी सारी सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो वहां पे भी पार्टिकल कैसे होने वाले हैं, पूरे सॉल्यूशन में अलग अलग होने वाले हैं, वहां पे भी पूरे उसमें अलग अलग होने वाले हैं। तो क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ पे आप लिखोगे इसका डेफिनेशन, मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस if it has non uniform मतलब हर जगह पे सेम नहीं है, if it has non uniform composition throughout, ठीक है बच्चों, समझ गए। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? तो कोई तकलीफ हो तो बताना, कोई दर्द हो तो बताना, ठीक है। तो ये है आपकी दो टाइप मिक्सचर्स के, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस। तो अब बच्चों वीडियो को करते हैं बंद, और दूसरी बात दो क्वेश्चन आपको करा देता हूं, दो क्वेश्चन, क्योंकि जो हमने पढ़ा है उसको एक बार समअप कर लेते हैं। तो दो क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, और जो दूसरा क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन तो इनके बेसिक्स पर ही होगा, दूसरा क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा हमको। तो पहले आप इसको नोट करिए, उसके बाद दो क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों इसके ऊपर, होमोजेनियस हेट्रोजेनियस के ऊपर।
ओके स्टूडेंट, तो मैंने क्वेश्चन रेडी कर दिया है आपके लिए। अब आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो और जल्दी जल्दी बताओ कौन सा होमोजीनियस है, कौन सा हेटेरोजीनियस आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें से आप लोग बताइए कि कौन सा होमोजीनियस है और कौन सा हेटेरोजीनियस है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है और ये पेपर में आ भी रखा है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। तो शुरू के जो 2 हैं वो बहुत बार पेपर में आ भी रखे हैं और पूछ लेते हैं कि कौन सा होमोजीनियस है, कौन सा हेटेरोजीनियस है, तो ये पूछ लेते हैं। ठीक है, तो एयर अलोंग विद मॉइस्चर, हवा के अंदर मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर मतलब ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, मतलब पानी के अंदर कितनी वाटर वेपर है उसे ह्यूमिडिटी बोलते हैं, उसे ही मॉइस्चर बोलते हैं। तो बच्चों देखो, मॉइस्चर कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। गर्म हिस्से में कम होगा, ठंडे हिस्से में मॉइस्चर ज्यादा होगा। इसका मतलब मॉइस्चर कभी भी एक जैसा नहीं होता है। अब जब एक जैसा नहीं होता है, सेम नहीं होता है, तो फिर अलग अलग होता है। और अगर अलग अलग होता है तो दिस इज द हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? ये आएगा हेटेरोजीनियस मिक्सचर में आएगा बच्चों। ये किस में आएगा? हेटेरोजीनियस मिक्सचर में आएगा। एयर अलोंग विद डस्ट, हमारी हवा में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होंगे बच्चों, पर कहीं पर डस्ट पार्टिकल ज्यादा होंगे, कहीं पर कम होंगे। ये तो बात मानते हो ना, हर जगह पे डस्ट पार्टिकल सेम थोड़ी ना होंगे। दिल्ली की हालत देख लो कितनी खराब है, वहां पे डस्ट पार्टिकल इतने बढ़ चुके हैं, गंदगी इतनी बढ़ चुकी है कि अब इंसानों को सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन लगानी पड़ रही है दिल्ली में। ठीक है, सुबह सुबह उठ के जल्दी फटाफट वो प्योर ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऐसी हालत हो गई अब तो देखो इंसानों की। तो यहाँ पर एयर अलोंग विद डस्ट, डस्ट कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, हालांकि हम तो अभी बच रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है हमें तो इसीलिए हेटेरोजीनियस। हर जगह पे डस्ट जो है वो आपको अलग अलग मिलेगी। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट और नमक का जो पानी है, हर जगह पे टेस्ट अलग की सेम, तो हर जगह पे टेस्ट सेम। तो होमोजीनियस, ये आपका होमोजीनियस होगा, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, टी लीव्स सेटल डाउन हो जाता है ना, तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर। आयरन एंड सल्फर, तो भैया आयरन एंड सल्फर क्या है? ये मतलब क्या था ये? ठीक है, ये हो गया जी सल्फर, ये कुछ आयरन के पार्टिकल्स होंगे। तो आयरन के पार्टिकल सल्फर में एक जैसे होंगे कि अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे, तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो बच्चों कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में कभी कभी आ जाते हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। और एक लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क्स में आता है बच्चों, 1 मार्क्स में आता है और बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो फटाफट उस बढ़िया लेवल के क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो इसको नोट डाउन कीजिए, ओके। तो क्या है जी क्वेश्चन? क्वेश्चन है बच्चों आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर्स। क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर्स। गैस और वेपर में क्या फर्क है बच्चों, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बताओ गैस और वेपर में क्या फर्क है, जल्दी जल्दी। कोई अनुमान लगा सकता है क्या होने वाला है? चलो ठीक है, तो अगर मैं पहले फिलहाल गैस की बात करूं बच्चों, तो गैस हमारे पास लाइक ऑक्सीजन होती है मेरे पास, ठीक है, नाइट्रोजन होती है मेरे पास, क्लोरीन होती है मेरे पास, CO2 मेरे पास गैस होती है। तो गैस तो गैस है, पर वेपर क्या है बच्चों? वेपर का पता करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में मैंने कुछ लिक्विड सब्सटेंस ले लिया, कुछ लिक्विड सब्सटेंस मान के चल लो, मैंने पानी ले लिया, क्योंकि पानी के अलावा भी बहुत सारे लिक्विड सब्सटेंस होते हैं। बेंजीन हो गया, बेंजीन आप लोग क्लास 10 से जानते हो, रिंग टाइप होता है वो, आगे जाके बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे उसमें। तो ये सारी की सारी चीजें, और मैंने नीचे से उसे थोड़ा टेम्परेचर दिया। तो आप बताओ वेपर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बताओ जल्दी, वेपर बनेंगे कि नहीं बनेंगे?
मेरे पास कोई लिक्विड सब्सटेंस है, नीचे से मैं टेम्परेचर दे रहा हूं, वेपर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्या होगा आपका जवाब? वेपर बनेंगे कि नहीं? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल बनेंगे वेपर। पर इसमें थोड़ी सी अधूरी बात है, वो अधूरी बात आपको बताता हूं। चाहे आप टेम्परेचर दो या ना दो, चाहे आप टेम्परेचर दो या ना दो, मैं टेम्परेचर नहीं देता हूं, पर तब भी वेपर बनेंगे, तब भी वेपर बनेंगे, क्योंकि वेपर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, किसी भी टेम्परेचर पे बनता है। अभी देखो मौसम इतना खराब होता है, तो धनौल्टी बनौल्टी में जब बर्फ पड़ जाएगी बच्चों, तो क्या बोलते हैं, बर्फ में भी तो आपको फ्यूम्स उठते हुए दिखेंगे। तो बर्फ का टेम्परेचर कितना कम होता है? बहुत कम होता है, लेकिन उस टेम्परेचर पे भी वेपर बनता है। तो वेपर एक तरह का कौन सा प्रोसेस हो गया? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया, खुद से चलने वाला प्रोसेस हो गया, ठीक है, खुद से होने वाला प्रोसेस हो गया। दो तरह के प्रोसेस आगे जाके हमको पढ़ने हैं, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस जो खुद से नहीं होते हैं, जिनको करवाना पड़ता है, ठीक है, लेकिन जो स्पॉन्टेनियस होता है, जो खुद से अपना काम करता है, अपनी मन मर्जी से चलता है, ठीक है, जिसको बाय नेचर अपना काम करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। जैसे सूरज जी हो गए हमारे, रोज सुबह को प्रकट हो जाते हैं, तो ये जी स्पॉन्टेनियस काम है उसका, रेगुलर करता है वो। ऐसा नहीं है कि आज चलो कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे जो पृथ्वी के मेहमान है वो रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं एक दिन के लिए, तो भैया ऐसा तो नहीं होता ना, रेगुलर सब अपना वर्क करता है। तो ऐसे ही रेगुलरिटी और डिसिप्लिन और रेगुलर वर्क को स्पॉन्टेनियस वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? स्पॉन्टेनियस वर्क बोलते हैं। आया समझ में स्पॉन्टेनियस का मतलब? तो हमारा जो वेपर होता है वो भी स्पॉन्टेनियस होता है। कभी अपने घर में एक बोतल रखना, आधा पानी डालना उसमें और आधा पानी डालकर बंद कर देना, सुबह को देखना तो बोतल के ऊपर वाले हिस्से पे जहां पे पानी नहीं होगा वहां पे कुछ ड्रॉप्स चिपकी हुई होगी। क्यों चिपकी हुई होगी? क्यों चिपकी हुई होगी? क्योंकि जो पानी था उसके पहले वेपर बने, वेपर ऊपर गए और जब ठंडी सरफेस हो गई तो दोबारा लिक्विड बन के वो वापस आ रहे हैं नीचे करके। इसका मतलब चाहे आप टेम्परेचर दो या ना दो, चाहे आप टेम्परेचर दो या ना दो, तब भी वेपर बनते हैं, तब भी वेपर बनते हैं। तो अब ये कहना सही होगा, अब ये कहना सही होगा कि टेम्परेचर अलाउ कराने पर, टेम्परेचर अलाउ कराने पे वेपर्स ज्यादा बनेंगे। टेम्परेचर अलाउ कराने पर वेपर्स क्या बनेंगे? ज्यादा। वेपर्स क्या बनेंगे? ज्यादा। आ रहा है समझ में? बिना टेम्परेचर के भी वेपर बनेंगे, कोई शक नहीं है, 100% बात ट्रू है, ठीक है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस होता है। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर ज्यादा बनेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर ज्यादा बनेंगे। और बच्चों यहीं पर ही ये जो गैस बनी है, ये जो गैस बनी है, इसको गैस ना बोलकर, क्योंकि ये लिक्विड से बनी है, किससे बनी है? लिक्विड से, तो लिक्विड से गैस है, ये गैस ही बोलते हैं। लेकिन पहले गैस बोला जाता था, लेकिन अब लिक्विड सब्सटेंस से जो ये गैस बनी है, इसको गैस ना बोलकर इनको वेपर्स बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? वेपर्स। तो वेपर्स और गैस में ये फर्क है बच्चों। गैस तो गैस ही है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये पता नहीं कहां से आई है, ये तो बाय नेचर मिलके आ गई है ना, तो गैस है अपनी, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब लिक्विड मटेरियल से गैस बने, लिक्विड मटेरियल से, लिक्विड सब्सटेंस से गैस बनती है, उस गैस को गैस ना बोलकर वेपर बोलते हैं। उस गैस को गैस ना बोलकर क्या बोलते हैं? वेपर बोलते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी गैस है, कौन सा वेपर है? जो भी लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, जो भी चीज लिक्विड रहेगी, जैसे पानी लिक्विड रहता है, जैसे आपका पेट्रोल भी लिक्विड रहता है, डीजल भी आपका लगभग लिक्विड ही रहता है, तो ये सारी की सारी चीजें के जो फ्यूम्स बनेंगे, गैस बनेंगे, वो वेपर होगा। तो कैसे लिखेंगे इसको? लिखना कैसे है, आंसर कैसे लिखना है, समझ में तो आ गया कि वेपर और गैस में क्या फर्क है, पर लिखना कैसे है बच्चों वो आपको सिखाता हूं। तो वेपर्स आर द गैसियस स्टेट। वेपर से गैसियस स्टेट होती है, गैस वाली स्टेट होती है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। गैसियस स्टेट ऑफ द सब्सटेंस which is dash at room temperature। चलो डैश में बता दो क्या आएगा, डैश में बता दो क्या आएगा। वेपर्स आर द गैसेस स्टेट, वेपर्स आर द गैसेस स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विच इज डैश एट रूम टेम्परेचर। अभी बताया आपको, ठीक है। क्या आएगा? बिल्कुल सही, लिक्विड आएगा। क्या आएगा? लिक्विड। तो आई बात समझ में?
तो वेपर्स गैस स्टेट होती है, दो राय नहीं है, सही बात है, गैस ही होती है, पर वेपर बोलते हैं उसे। लेकिन वेपर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस सब्सटेंस से वो गैस बनती है, जिस सब्सटेंस से वो गैस बनती है, वो सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, वो सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। तो पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में जो भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है और उसकी कभी भी गैस बनेगी, तो उसकी गैस को गैस ना बोलकर वेपर बोलेंगे, उसकी गैस को गैस ना बोलकर क्या बोलेंगे? वेपर। तो आ गया जी आपको समझ में? कोई दिक्कत? तो बच्चों आज का टॉपिक हमने कर लिया है कवर, ठीक है, और नोट्स मैं आपको दे दूंगा, ट्रायल है, पहले तो आपको डेमो दे रहा हूं मैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कल को मिलते हैं आपसे और पढ़ेंगे बच्चों मिक्सचर्स के बाद दूसरा टॉपिक जो कि है प्योर सब्सटेंस का, ठीक है। तो वो हम कवर अप करेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।